हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले अब हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Applied force मालूम करना है. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अब देखिए, सबसे पहले जो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो कांस्टेंट फोर्स एक लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg है और 2 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अप्लाइड फोर्स जो है मालूम करना है। फिर सेकंड है नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड, और फिर फोर्स जो है अगर 5 सेकंड के लिए लगता है तो उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा बच्चों। वी हैव बीन गिवन दैट यू जो है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एंड वी यानी फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, टी 2 सेकेंड और m जो है 5 kg फ्रॉम इक्वेशन 9.5। जैसे एक फार्मूला है F = m ब्रैकेट में v - u अपन t। Substitution of values in this relation gives F = 5 kg। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 kg मास है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल 3 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद अपॉन 2 सेकेंड कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है। नाउ इफ़ द फोर्स इज़ अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर फोर्स को हम 5 सेकेंड तक लगाते हैं, यानी t = 5 सेकेंड, देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग इक्वेशन 9.5 एस। अब इसमें फिर वही इक्वेशन जो है हम यूज़ करेंगे, जैसे v = u + ft/m। अब देखिए ये इक्वेशन आया कहाँ से। तो बच्चों अब इसमें ये आपको ध्यान देना है, जो डिराइव यानी 9.5 में जो F = m v - u/t जो है, इसी को डिराइव किया गया, यानी v जो है निकालना है, तो इसके लिए u + ft/m हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो है f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ft हो जाएगा, और फिर m जो है कोफिशिएंट है जो डिवाइड हो जाता है, तो ft/m, और v जो है निकालना है, यानी u जो है दूसरे साइड जाएगा, तो u + ft/m। On substituting the values of u, f, m and t, we get the final velocity। v जो है जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो 13 मीटर पर सेकेंड ये आता है। तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन जो है क्लियर। अब देखिए इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझेंगे और जो है इसे करना भी है, एग्ज़ाम पर्पस से भी देखना है, ये सब आता है। इसी तरीके से आपको 9.2 ये न्यूमेरिकल है, इसे भी करके आप रखेंगे। 9.3 ये भी देखेंगे, जहाँ कोई दिक्कत है, डाउट होगा, वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 9.4 भी न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। 9.5 भी न्यूमेरिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं, और इसमें फिर जो है आएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या?
The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. जो पहले दो नियम जो थे मोशन के, उसमें यह कहा गया था जो फोर्स जो है अप्लाई करने पे मोशन में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ये कहता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट पे, द सेकेंड ऑब्जेक्ट instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. अगर दो फोर्स हमेशा इक्वल लगता है लेकिन अपोजिट होता है डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं करता, ठीक है। तो इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with the player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. तो यहाँ पे जब हम फोर्स जो है लगाते हैं तो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे वो करेगा फोर्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। दो अपोजिंग फोर्सेज यानी जो है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है, यानी हर एक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर। अगर दो स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर दें टुगेदर एज शोन इन फिगर 9.10, जैसे इसमें दिखा रखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो है आपको वो भी फोर्स जो है इस पे दिख रहा है और बी भी फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है एनी ऑफ द टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। एक एक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन करता है। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट। अगर आप खड़े हो एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड, और रोड पे आप वॉक करने का सोच रहे हैं, यू मस्ट एक्सेलरेट, आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एंड द रिक्वायर्स अ फोर्स, इसके लिए फोर्स की ज़रूरत है इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डेंस व्हिच इज़ दिस फोर्स, यह फोर्स क्या है। इज़ इट द मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड, आप रोड के जो है अगेंस्ट में मस्कुलर एफर्ट लगाते हो। इज़ इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, ताकि आप मूव कर सकें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, आप जो है पुश करते हो रोड को बिलो बैकवर्ड्स, मतलब बैकवर्ड्स पीछे की ओर धकेलते हो। द रोड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट, और रोड भी एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स को ऑन योर फीट, आपके फीट पे, टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, ताकि आप फॉरवर्ड जो है जा सको। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बैकवर्ड फोर्स लगाते हो तो रोड भी आपको जो है फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, यानी आप चलने के लिए पीछे की ओर धकेलते हो तो रोड जो है क्या करता है, आपको पुश करता है आगे की ओर। तो इसमें इक्वल जो है एक्सर्ट होता है, इक्वल फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस कारण से हम लोग मूव कर पाते हैं। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerates of equal magnitudes. This is because each force acts on different objects that may have a different mass.
अब देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना है, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, जैसे मान लो गन फायर होता है, आप देखोगे इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगता है, द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और बुलेट भी जो है एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑन द गन पे, दिस रिजल्ट इन द रिकॉयल ऑफ द गन, और परिणाम स्वरूप जो है गन का रिक्वाइलिंग होता है, यानी पीछे की ओर वो जाता है। सिंस द गन हैज़ अ मच ग्रेटर मास दैन द बुलेट, हालांकि बुलेट की अपेक्षा जो है ग्रेटर मास है गन का, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज़ मच लेस दैन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन जो है गन का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो है ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपन टी होता है। तो यहाँ पे और ए जो है एफ जो है वो एम ए, यानी एफ जो है इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे मास जो है जिसका ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, एक्सेलरेशन जो है क्या हो जाएगा, एफ अपन एम। तो मास जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन जो है कम हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द गन इज़ मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, बुलेट से काफ़ी कम होता है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ ए rowing boat. As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backwards. तो एक्सेलेटिंग फोर्स जो है ऑन द बुलेट, बुलेट पे लग रहा है, रिक्वाइल फोर्स ऑन द गन, गन पे जो है रिक्वाइल फोर्स लग रहा है। तो बच्चों, फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिक्वाइल ऑफ द गन, तो बुलेट पे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है और गन पे जो रिक्वाइल हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेलर जो है क्या है, जैसे बोट पे कोई सेलर है वो जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट जो है मूव्स बैकवर्ड, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा बोट जो है मूव करता है बैकवर्ड्स। तो यानी हर एक रिएक्शन के प्रति, एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। इसको अच्छे ढंग से समझिए। और जो है अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, थैंक यू।